इनका बिहार में बहुत स्वागत है। स्वागत आसन जहाँ से भक्ति के स्वागत है। नमस्कार मित्रों, इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज आप मेरे कुछ समूह नेता श्री जयराम रमेश जी हैं, मंच पे हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, संजीव प्रसाद टोनी जी हैं, लाल बाबूलाल जी हैं। हम लोग के बिहार के इस चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आलोक शर्मा जी हैं। हम लोग के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, संजय जी हैं, हम पूनम जी हैं। हम आग्रह करेंगे आदरणीय जयराम रमेश जी से पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से दो शब्द आपसे बात करें, फिर जयराम रमेश जी आपसे बात करेंगे, फिर आपसे सवाल भी लिए जाएंगे। मित्रों, सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का आज दफ्तर है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे हम अपने नेता आदरणीय जयराम सर का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं बिना कोई वक्त लिए सीधे तौर पर, क्योंकि ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है इनसे बात करने के लिए, मैं बिना कोई समय लिए सीधे इनको आग्रह करता हूँ कि आपको समझें। नमस्कार साथियों, अब तक लोकसभा के चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कल और 49 सीटों में चुनाव होंगे। ऐसे देखा जाए तो पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन में जो आत्मविश्वास है, जिस ऊर्जा के साथ वो ब्लॉक स्तर पर, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है हमसे, समाज के अलग अलग लोगों से, सिर्फ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई लहर नहीं, नाराजगी है किसानों की, युवाओं की, श्रमिकों की, वंचित वर्गों की, और ये नाराजगी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया रखा है। दूसरी बात, 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आया है, प्रधानमंत्री की चुनावी रणनीति में परिवर्तन आया है। और आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, 2 भैंस, 1 भैंस, मंदिर, मस्जिद, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं और वो फिर से ध्रुवीकरण के रास्ता अपनाए हैं, ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं और जो मुद्दे ले रहे हैं, विकास के मुद्दे नहीं, जो हमारे न्याय पत्र में हमने गारंटियां दी हैं
उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर बार बार सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत किया था उन्होंने मोदी की गारंटी, 19 तारीख के बाद मोदी की गारंटी गायब। 27 तारीख तक 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो भी चला गया। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा है, हालांकि वो कुछ भी बोले मंच से, पर वो जान गए हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है और जमीनी स्तर पर इंडिया जनबंधन कांग्रेस पार्टी को और जनबंधन के घटक दलों को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो 5 न्याय 25 गारंटी का प्रोग्राम है, हर गरीब परिवार के एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में जाएगा। युवाओं के लिए जो डिग्री या डिप्लोमा ख़त्म करते हैं उनको 1 साल का प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप और उसके साथ साथ 1 लाख का मुआवजा 1 साल के लिए। श्रमिकों के लिए एक तरफ 400 पार की बात हो रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, और हम लोग कह रहे हैं 400 पार, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपया होगा। श्रमिकों के लिए न्याय देने के लिए हमने ये गारंटी दी है, और किसान को लेकर हमने ये गारंटी दिया है कि कर्जा माफ होगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। तो ये सब लोकप्रिय गारंटी हैं, और अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है कि जो राशन मिलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उसको हम दुगना करेंगे। तो ये सब जो जन कल्याणकारी घोषणाएं हैं, गारंटियां हैं, जो हमने कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में करके दिखाया है, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये ऐसे कागजी वादे नहीं हैं, ये गारंटियां हैं, एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये हमारी पार्टी की गारंटी है, हमारे अनुभव के आधार पर। मैं प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल सीधा करना चाहता हूँ। अभी 3 चरण बाकी हैं और बार बार हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तो तोड़ते नहीं हैं, जो असली मुद्दे हैं उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। और ये जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान जो है, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ भारत का संविधान, ये 400 पार का असली मकसद ये है कि इस संविधान को बदलें, इस संविधान को हटाएं और एक नया संविधान लाएं। ये 1949 से आरएसएस का मकसद रहा है। जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अपनाया गया, संविधान सभा में 4 दिन बाद आरएसएस के प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख निकला जिसने कहा था कि लिखा था कि इस संविधान में भारतीयता का कोई प्रतीक नहीं है, क्योंकि इसमें मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लिया गया, मनुवादी मूल्यों का कोई जिक्र नहीं है। ये मनुवादी संविधान लाना चाहते हैं। और परसों ही मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक 8 या 9 साल पुराना लेख मैंने अपने सोशल मीडिया में सबको जानकारी दी कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आरक्षण खत्म। तो ये संविधान में जो सामाजिक न्याय एक मूल सिद्धांत है और आरक्षण एक रास्ता है, महत्वपूर्ण रास्ता है सशक्तिकरण का, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, ये समाप्त करना चाहते हैं, इस संविधान को बदलना चाहते हैं।
और मैं प्रधानमंत्री से सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि 1949 से आरएसएस के नेता, आरएसएस के प्रवक्ता, बीजेपी के कई नेता ने कहा है कि इस संविधान का समय हो चुका है और नया संविधान लाना जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे सवाल मैं कर सकता हूं प्रधानमंत्री से इस चुनाव के संदर्भ में, पर मैं सिर्फ 4 या 5 मुख्य सवाल करूंगा। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जाति जनगणना पर इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है हिस्सेदारी न्याय को लेकर कि हम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराएंगे। हमने करवाया था 2011 में, पर उसका जो परिणाम था, जिसका नतीजा था, जो जानकारी हासिल की गई थी जाति के बारे में, उसको प्रकाशित नहीं किया गया मोदी सरकार ने। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे कि क्या वो जाति गणना के पक्ष में है कि क्या वो जाति गणना के विपक्ष में, उसका समर्थन देते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना आप नहीं कराएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को पूरा हक मिलने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि क्या ये 50% का जो सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये सीमा लगाया था कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए। क्या प्रधानमंत्री इस सीमा को हटाएंगे? क्या प्रधानमंत्री इस सीमा को बढ़ाएंगे? हमने अपने गारंटी कार्ड में 5 न्याय 25 गारंटी कार्ड में स्पष्ट भाषा में लिखा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST और OBC को आरक्षण का पूरा हक हम देंगे। आज हमारे संविधान में तमिलनाडु का कानून एकमात्र ऐसा कानून है जो हमारे संविधान के नवी सूची में शामिल किया गया। वो 1994 में शामिल किया गया था, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे केंद्र में। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है, तमिलनाडु में आरक्षण 69% है SC, ST और OBC के लिए। और तमिलनाडु का कानून संविधान से सुरक्षित है। संविधान उसको सुरक्षित रखता है क्योंकि वो 9वीं सूची में शामिल किया गया है। ऐसा और कोई राज्य नहीं है। सभी राज्यों में जब आप 50% की सीमा पार करते हैं, वो कहा जाता है वो गैर कानूनी है, वो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलनी चाहिए। हमने कहा है कि हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। SC, ST और OBC के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर हम ये 50% की सीमा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री, क्या बीजेपी बढ़ाएगी? क्या आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं? तीसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में, और किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ हुआ था, और हमने ये गारंटी दी है कि कर्जा माफ के लिए हम एक आयोग की स्थापना करेंगे और वो तय करेगा हर एक राज्य में कितना कर्ज माफ किया जाएगा और कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे। पूंजीपतियों का कर्जा तो माफ हो गया 16 लाख करोड़ का, पर किसानों का कर्जा माफ करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं
और हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं कि वो इस विषय पर भी अपना चुप्पी वो तोड़े। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। किसान आंदोलन हुआ था 19 नवंबर 2021 को, प्रधानमंत्री को मजबूरी में 3 काले कानून वापस लेने पड़े, और जब उन्होंने ये वापस लिया, किसान संगठनों को उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा हम देंगे। हमारा एक गारंटी है कि हम किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है, यानी कि संपूर्ण खेती की लागत उस पर 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी तय किया जाएगा और उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये हमारा गारंटी है। पर 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने तो किसान संगठनों तो कहा था कि हम एमएसपी आपको देंगे, आप अपना आंदोलन वापस लो, मैं हमारे 3 काले कानून को वापस ले रहा हूँ। पर आज तक एमएसपी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है, और प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को और ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं, पर किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो डिमांड है, जो मांग है एमएसपी के बारे में और कर्जा माफी के बारे में, वो बिल्कुल चुप है। और 5वां और अंतिम सवाल प्रधानमंत्री से मैं करना चाहता हूं कि 19 जून 2020 को आपने एक सर्वदलीय बैठक में चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। आपने कहा ना कोई आया है, ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। तो पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? गलवान में इतने जवानों शहीद हुए हैं, उन पर उनका ये अपमान है। अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर से चीन को एक क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है, कोई चीनी सेना सीमा पार कर कर हमारे जमीन पर नहीं बैठी हुई है, वो शहादत को इनको याद करना चाहिए। तो साथियों, ये बिल्कुल निश्चित है कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, बार बार नए नए झूठ बोलते हैं, रोज झूठ की मारामारी फैलाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में उसका जिक्र ही नहीं किया गया है, और कहां कहां की बातें लाकर ये मन में, लोगों के मन में ये एक डर और शंका पैदा करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और जनबंधन की पार्टियां शासन में आएंगे तो हमारे समाज में, समाज के हर वर्ग में एक भय पैदा हो जाएगा और आप लोग असुरक्षित रह जाएंगे। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, हकीकत बिल्कुल विपरीत है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में जो चुनाव के नतीजे निकले, 20 साल बाद वही नतीजे आपको 2024 में देखेंगे। 2003 और 2004 में हम लोग छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, मनोबल गिरा था, इंडिया शाइनिंग था, और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को मिला। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है, क्योंकि देश के किसान, देश के श्रमिक, देश के दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग, देश के युवा
और देश की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि 10 साल अन्याय काल से हमें मुक्ति पानी है, और मुक्ति पाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश देना वही एक रास्ता है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं, मैं अभी उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक एक करके पूछ लीजिएगा। लालू प्रसाद यादव ने एक सवाल आरक्षण के मसले में जो बात की थी, कांग्रेस पार्टी क्या उससे सहमत है कि धार्मिक आरक्षण होना चाहिए, धार्मिक आधार पर आरक्षण? सॉरी, क्या सवाल? लालू यादव ने जो बयान दिया था मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के, उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है? हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया है। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था, उन्होंने खुद कहा है। पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी इस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हम देंगे, और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश के सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं। सर, आपने चाइना की तो बात करी, मगर आजकल बीजेपी के लीडर्स तो बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म मिल जाए प्रधानमंत्री मोदी को, पीओके 6 महीने में इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इस तरीके से पीओके पार्ट ऑफ द वो अब ये सब ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजी हो रही है। असली मुद्दे क्या हैं? जो मुद्दे उठाए गए हैं, आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? क्या आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं किसानों का, जैसा कि आपने पूंजीपतियों का किया है? क्या आप श्रमिकों का मजदूरी दर बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप गरीब महिलाओं को समर्थन देंगे कि नहीं? क्या आप बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे कि नहीं? यही तो असली सवाल है, यही तो चुनावी मुद्दे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर हेडलाइन के पीछे भागे हुए हैं ताकि बहस और कोई दिशा में चले जाए। और yeah, sure, I'm ready, I'm here. So we finish the press conference. Yeah. Okay. Thank you. Again you turn, please. Huh?